बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? तो अब बात कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा टिपिकल सा भी लगता है बच्चों को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखो बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि लाइट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? तो इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एंड इट इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। इट इज नोन एज रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ड्यूअल नेचर होता है कि वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। आगे बताऊंगा इसके बारे में। एंड लाइट कास्ट शेडो, लाइट की वजह से तो शेडो बनती है। जब लाइट किसी ओपेक या ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस से स्ट्राइक करती है तो उसके थ्रू पास नहीं हो सकती एंड रिजल्ट्स इन शेडो फॉर्मेशन। देन व्हाट इज एन इमेज? वो पॉइंट जहां पे लाइट रे जो कि किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है वहां आकर मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, वो क्या कहलाता है? इमेज। ये बनती है जब या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कि लाइट आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट गोज बैक इन द सेम मीडियम, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो क्या कहलाता है बेटा? रिफ्रैक्शन। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। अब दो तरह की इमेज होती है, हमने वर्ड यूज किया ना, अपीयर और और एक्चुअली अपीयर और सॉरी और मीट, अपीयर टू मीट। तो उसकी वजह से दो टाइप की इमेज फॉर्मेशन होती है, रियल एंड वर्चुअल। कि एग्जैक्टली मिलेंगी, एक्चुअली मिलेंगी, अगर लाइट रेज कन्वर्ज होंगी तो वो क्या कहलाएगा? रियल इमेज। और अपीयर टू मीट कि अगर डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे तो वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनती। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और रेटिना का हमारी बॉडी में यही काम होता है कि वो इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट बना के दिखाती है हमें, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। तो जो कॉनकेव मिरर से जो भी इमेज फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी रियल होती है, और कॉन्वेक्स इमेज जो बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों मेरे। अब मैं जो बता रहा था कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, तो वो बात यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? लाइट ना तो वेव है ना पार्टिकल है। पार्टिकल की तरह ऐसे दिखाई देगी, वेव की तरह ऐसे दिखाई देगी, राइट? सो इट इज नाइदर अ वेव नॉर ए पार्टिकल, बट ये रिकंसाइल करती है कि जो पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज हैं उसको वेव नेचर के साथ। समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद देखिए आपको कि अगर कोई बहुत छोटा सा ओपैक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है लाइट के पाथ में, तो इट शोज ए टेंडेंसी टू बाउंड अराउंड इट, और इस इफेक्ट को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट है वो फेल हो गया। यहाँ पे जो ड्यूल नेचर था वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं फेल हो गया, क्योंकि अभी हमने क्या बात की? रिकंसाइल करता है कि लाइट वेव की तरह एक्ट करती है, लेकिन वेव थ्योरी इनएडिक्वेट हो जाती है जब इंटरेक्शन होता है लाइट का विद मैटर एंड लाइट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, है ना? तो ये क्वांटम थ्योरी इसीलिए इसको एक्सप्लेन करती है कि ये ना तो वेव की तरह एक्ट कर रहा है ना पार्टिकल की तरह। अब समझ में आ गया बच्चों? चलिए, अब जो इमेज फॉर्मेशन होती है, मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी कि सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट के, इमेज का साइज। आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करिए, आपके साइज की इमेज बनेगी, लेकिन जैसे आप आगे या पीछे मूव करेंगे इमेज का साइज चेंज होता रहता है। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज obtained is the same as the distance between object from the mirror। अब यहाँ पे आप मिरर ऑब्जेक्ट हैं,
तो मिरर से आप जितना आगे जाएंगे उतना बड़ी इमेज बनेगी, जितना पीछे जाएंगे उतनी छोटी इमेज बनेगी। इमेज सीधी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल होती है। ठीक है, अभी और डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ रही। देखिए, अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब लाइट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट को हिट करने के बाद या सरफेस को हिट करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाए, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो इनकमिंग लाइट रे है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो स्ट्राइक करने के बाद जाती है वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इनकमिंग रे बना रही है एंगल, जिसको एंगल आई कह रहे हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, वो हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, एज यू कैन सी हियर। अब अगर जो सरफेस है उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो उसके बाद सेकंड लॉ क्या हो जाता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये दो लॉ है। These laws are applicable to all type of reflecting surface, चाहे वो spherical हो, हाईली polished surface जिसको मिरर कहते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके घरों में जो मिरर होते हैं उनके पीछे के साइड कोटिंग होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो मिरर होते हैं दो टाइप के होते हैं, देखो, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या करता है कि उस वो सारी की सारी लाइट को, मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर, वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। साइज जो है वो इक्वल होगा इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज के, अभी हमने डिस्कस किया था। और इमेज जो बनेगी वो उतना ही पीछे की साइड होगी मिरर के जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा, इसलिए इसको लेटरली इन्वर्टेड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसको आप घर में इजीली समझ सकते हैं एक स्पून की हेल्प से। देखिए, कर्व्ड सरफेस अगर अंदर की साइड है, अगर शाइनिंग सरफेस अंदर की साइड है तो क्या है, कॉनकेव। और जो बाहर की साइड का सरफेस है शाइनिंग, वो क्या है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव अंदर, केव, केव का मतलब गुफा होता है हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आपको। तो उसके अंदर की तरफ तो कौन, केव, बाहर कॉन्वेक्स। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। या आपने अपने सोसाइटीज में देखा होगा, जो शार्प टर्न्स होते हैं उन पे इस तरह के मिरर्स लगे होते हैं। वो कैसे होते हैं बताइए आप। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ ए लार्ज शाइनिंग स्पून इज कर्व्ड मिरर। इमेज क्या बनेगी, कॉनकेव साइड में कैसी होगी, अंदर की साइड जो है वो रियल होगी, उल्टी दिखाई देती है आपको और छोटी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप इस स्पून को मूव करेंगे अपने से दूर तो इमेज छोटी होती चली जाती है। लेकिन अगर आप अंदर की साइड, बाहर की साइड देखेंगे, आउटसाइड, तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड इमेज दिखाई देती है। स्पून को दूर ले जाएंगे तो इमेज भी छोटी होती चली जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो कर्व मिरर है वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल मिरर। उसमें कॉनकेव हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। क्लियर बच्चों, तो देखो वही चीज, कर्व्ड इनवर्ड अंदर क्या होती है, केव होती है, तो कॉनकेव। कर्व्ड आउटवर्ड कॉन्वेक्स। तो ये जो मैं पूछ रहा था आपको वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये दो टाइप के मिरर आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जिससे आपको हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल सोल्व करने। पोल क्या होता है, जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है वो क्या कहलाता है, पोल। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस स्फेयर का पार्ट है। तो दिस पी, कैपिटल पी इज कॉल्ड पोल। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस कैपिटल सी, सेंटर ऑफ स्फेयर। ये सेंटर किसका था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का था। ये किसका है, स्फेयर का है सेंटर। दोनों में डिफरेंस समझना है आपको। स्फेयर का सेंटर पोल, और इट इज द सेंटर ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल, एंड सेंटर ऑफ स्फेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर के केस में ये सामने की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये बिहाइंड होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीच का डिस्टेंस,
ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिफरेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पास होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो चारों पॉइंट क्लियर, पी सी आर पी। चलो, नाउ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। देखो, दो तरह के हमारे पास मिरर्स हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव, केव का मतलब अंदर की साइड है ना, कॉनकेव का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है। उसको हम सन की तरफ डायरेक्ट करते हैं, और उसको हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको पेपर के ऊपर फोकस करते हैं। आपने करके देखा होगा, तो एक ब्राइट शार्प स्पॉट बन जाता है लाइट का पेपर के ऊपर, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स इट कैचेस फायर। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट रेज यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है। कन्वर्ज का मतलब गेट्स कलेक्टेड, बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट ए पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, है ना। ये पॉइंट क्या हो गया, जहां पे लाइट रेज कन्वर्ज करती हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, जबकि उल, उल्टा कर दे, कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज, कॉन्वेक्स के केस में डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्जिंग मिरर हो गया। क्लियर। तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोजिशन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ये इन दोनों का, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, याद रखना है इस केस में, ऑब्जेक्ट दोनों केस में इन्फिनिटी पे है। अब कॉन्वेक्स के केस में देख लो, कॉनकेव के केस में देखा हमने, और अब कॉन्वेक्स के केस में, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल पी, एफ प्रिंसिपल फोकस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर के केस में को क्या होगा, ये क्या है, डाइवर्जिंग है, वर्चुअल इमेज बनती है, अपीयर जहां पे वर्ड आ जाए, ठीक है ना। तो जहां पे मिलती हुई दिखाई देंगी वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर के केस में था, एक्चुअली मीट कर रही थी, ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में था। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, उसको रे डायग्राम से आप कैसे शो कर सकते हैं। अब आपको पता है क्या क्या चीजें आपने डिस्कस कर ली, कि अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हर पार्ट एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर रेज की वहां से निकलेंगी, ये मान लीजिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज है, राइट। लेकिन हम दो रेज को या तीन रेज को कंसिडर करके चलें, जिससे रे डायग्राम बनाने में आसानी होती है। तो इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज एट द ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो हमारा छोटा सा ये ऑब्जेक्ट था, दो रेज, उनका जब इंटरसेक्शन होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो हमें इमेज की पोजीशन दे देंगे। अब कौन कौन से पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, कि या तो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, या ए रे पास करेगी थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पास करेगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रे इंसिडेंट करेगी ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पोल पी। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना। चलिए, अब समझ में आया। पहला केस क्या है, चार ही रूल है, हम कह सकते हैं देयर आर फोर रूल्स टू एक्सप्लेन दिस। फोर रूल्स आर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, नहीं बच्चे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। उसके पैरेलल ये लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास होता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये उसके पैरेलल लाइट रेज है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, कहां से पास हो रही है, थ्रू फोकस। पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, ठीक है। और उसके केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस अपीयर टू, तो उसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। बात समझ में आ गई।
ए रे थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर अब ये किस में से आ रही है, पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है, तो क्या हो जाएगी, कि उल्टा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सेस। देखो पैरेलल थी तो फोकस में से पास हुई, फोकस में से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस की, या अपीयर टू बी पैरेलल थ्रू प्रिंसिपल एक्सेस। दो रूल हो गए। अब क्या हो रहा है, पास करिए थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पाथ से वापस चली जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जिस रास्ते से आई उस रास्ते से वापस चली जाएगी, ठीक है, बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चौथा, ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ना तो पैरेलल है, ना थ्रू फोकस है, ना थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या होगा, तो क्या होगा तो ये ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। तो ये चार रूल हैं जिनके बेसिस पे 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन होती है बाय कॉनकेव मिरर, और 2 टाइप की इमेज फॉर्मेशन होती है बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन विद इन 5 मिनट्स आपको ये सारे के सारे याद करवा दूंगा बच्चों। पहले आप एक बार इनको देख लीजिए, पोजीशंस को देख लीजिए। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप याद रखिएगा, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स। देख लिया आपने, चलिए एक एक करके सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है, सारे के सारे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम आपको याद हो जाएंगे। पहला क्या बताया मैंने अभी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, केस वन क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अननोन है, तो लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल आती है तो कहाँ इमेज बनती है, एट फोकस। बात समझ में आ जानी चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस, फोकस बनेगी तो पॉइंट साइज, कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, कैसी है, कॉनकेव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव में तो आपको 5 केसेस में तो याद रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। याद आ गई चीजें, देखो क्या वो क्या पूछेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या पूछेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, याद हो गया। चलिए दूसरा केस देखते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी है हमारा, सी से पीछे, ठीक है, सी से पीछे, तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, भाई सी से पीछे यहाँ पे आई, फोकस के थ्रू पास कर गई, तो इमेज फोकस के थ्रू पास तो कर गई, लेकिन इमेज फोकस पे नहीं बन रही, इट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अब देखना साइज बढ़ता जाएगा इमेज का, अभी पॉइंट साइज थी अब थोड़ी सी स्मॉल साइज हो जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो पोल से पोजीशन देखना, अभी यहाँ पे थी एफ पे, अब यहाँ पे हो गई है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज वही, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड स्मॉल साइज, बात खत्म। तीसरा केस, तो ये केस 2 था, नाउ केस 3 देखो पोल से दूर होती जा रही है इमेज, अब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बियॉन्ड था पहले, अब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज तो वही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड तो सी से जाती है तो विदाउट डेविएशन, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी, एट सी, एट सी सेम साइज, मैंने कहा था ना साइज बढ़ता जाएगा, पॉइंट साइज स्मॉल, सेम साइज। अब चौथे में क्या हो जाएगा सॉरी, अब सी और एफ के बीच में है, अब सी और एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया, इमेज दूर जाती जाएगी बियॉन्ड से सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम था, अब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, केस 4 हो गया। अब फिफ्थ में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट अब कहा गया, ऑब्जेक्ट पोल की तरफ आ रहा है, इमेज पोल से दूर जाती जा रही है, अब जब ये एफ पे आ गया, ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। एंड फाइनली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है,
अभी तक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, लेकिन जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, फोकस और पोल के बीच में बिल्कुल पोल के पास आ गया, तो इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे बच्चों। उस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। जब वर्चुअल बनेगी तो हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। अब समझ में आ गई कहानी। अब देखो 1 मिनट में दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, क्या था। देखो इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे, पॉइंट साइज रियल इन्वर्टेड, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट हमारा पोल की तरफ आ रहा है और इमेज पोल से सॉरी दूर जा रही है, बिटवीन एफ एंड सी साइज बढ़ता जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सी पे है तो कोई डेविएशन नहीं, सी पे बन गई सेम साइज, साइज बढ़ गया। अब उल्टा करते चले जाओ। अब देखो सी एंड एफ पे इमेज थी, अब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ पे है, तो बियॉन्ड सी बना था, तो यहाँ पे बियॉन्ड सी आ गया, एंड लास्ट हो गए रियल एंड इन्वर्टेड। एट एफ इमेज थी, अब ऑब्जेक्ट आ गया एफ पे, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी हाईली एंड लास्ट। ठीक है, ये 5 केसेस हो गए। तो ये उसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये तो सेम है ही। अब इसमें अलग है, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, तो बिहाइंड द मिरर एंड लास्ट। तो 1 मिनट में आप सारा कुछ याद रख सकते हो, 1 मिनट। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ के देखो। चलिए अब आगे चलते हैं। कहाँ का यूज होता है कॉनकेव मिरर, ये भी पूछा जाता है। तो टॉर्च में, क्योंकि क्या है, कन्वर्जिंग है ना, या डाइवर्जिंग है, बताओ। हेडलाइट में यूज करते हैं, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर भी इसको कहा जाता है, और सोलर फर्नेसेस में इसको यूज किया जाता है। चलो एक और एक्टिविटी करके देखना आप। एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप एक पेंसिल को रखना, तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, लेकिन पेंसिल को जैसे जैसे आप दूर लेते जाओगे मिरर से, इमेज छोटी होती चली जाएगी, फोकस के पास जाएगी। कैसे क्या है देखो बताता हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, बड़ा खुश हो गए होंगे आप कि इसमें तो सर दो ही केसेस है, कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, दो ही केसेस हैं। देखो एक बार क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है जी, ठीक है, इन्फिनिटी पे है तो सीधी सी बात है इमेज कहाँ बनेगी, एट एफ, फोकस पे। लेकिन वर्चुअल है तो बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड, जिसको हम पॉइंट साइज भी कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, सॉरी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यहाँ कहीं भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या केस है देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज बनेगी फोकस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट स्मॉल साइज्ड। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मिरर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, फटाफट एक बार आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अब ये कुछ यूजेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। रियर व्यू मिरर, आपके गाड़ी में जो साइड वाला मिरर होता है वो होता है, इसलिए उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना। तो दे कैन हैव ए वाइडर फील्ड ऑन, बिकॉज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है ना। ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये लगाए गए हैं। चलो, तो स्फेरिकल मिरर्स में के लिए साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करें, देखिए सारे के सारे जो व्हाट यू से पोजीशंस हैं, वो पोल से मेजर की जाती है, पोल को ओरिजिन कंसिडर किया जाता है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, इसको एक्स एक्सिस लिया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जो भी पोजीशंस राइट साइड में होंगी वो पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट साइड में होंगी वो नेगेटिव होंगी, अपवर्ड होंगी वो पॉजिटिव होंगी, डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव। ये है सिंपल सा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। यही चीजें हैं, थोड़ा डिटेल में लिखी गई है कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी वो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के जो अलोंग होंगी वो नेगेटिव होंगी, ऊपर की साइड में होंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पोल से मेजर की जाती है। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। दी साइन कन्वेंशन आर अप्लाइड फॉर मिरर फॉर्मूला।
जिसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आप। ठीक है, ये है मिरर फॉर्मूला। ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो स्फेरिकल मिरर्स में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड वी, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये सारे सिचुएशन में, सारी पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल है अगर स्फेरिकल मिरर्स हैं तो। समझ में आ गए बच्चों मेरे? चले आगे। चलो, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब है कि एनलार्जमेंट ऑफ द इमेज, कि कितना बड़ा करके हम उसको देख सकते हैं एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इट इज सिंपली रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर साइज इमेज का हमारा h है, सॉरी h डैश है, ऑब्जेक्ट का h है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हाइट ऑफ इमेज हम v मान ले और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट u मान ले, तो v अपॉन u भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर फॉर्मूला है और ये मैग्निफिकेशन। चलो जी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब ये माइनस में क्यों आ गया सर? माइनस में क्यों आ गया? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और लेफ्ट साइड की जो है वो नेगेटिव होती है वैल्यूज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखी जाएगी, पॉजिटिव। क्यों? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है। हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव अगर वर्चुअल इमेज है, और नेगेटिव अगर रियल इमेज है। याद रहेगा? चलो, अब आगे चलते हैं, दूसरा फिनोमिनन पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं करता। ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें अपने डे टू डे लाइफ में देखी होगी। आप एक पानी के ग्लास में पेंसिल डालो, वो बैंड होती हुई दिखाई देती है, और एक कॉइन डालो पानी के ग्लास में, वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डालो वो भी इस तरह से उठा हुआ दिखता है। वो सारा किसकी वजह से? दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन वेरी करता है डिफरेंट मीडियम्स में, वो भी आप बात करेंगे। ठीक है। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी आप देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रख दीजिए आप किसी उसके ऊपर प्रिंटेड मैटर के ऊपर लेटर उभरे हुए दिखते हैं, रेज्ड दिखते हैं। पेंसिल वाला मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कॉइन वाला कर सकते हो, या कोई लेमन डाल दो तो ये बड़ा दिखाई देगा आपको साइज में, राइट। तो ये सारा क्यों हुआ? दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे हमने, हम रिफ्रैक्शन के लॉज भी पढ़ेंगे। जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट पास होती है तो क्या होगा, एयर से ग्लास में गई है लाइट, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है ना। तो उसमें भी, इसमें भी क्या होगा, ये जो आ रही है लाइट, ये इंसिडेंट रे होगी, जो डेविएट हुई वो रिफ्रैक्टेड रे हो गई, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये नॉर्मल हो गया एयर और ग्लास के बीच का। दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे ने बनाया, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टेड रे ने बनाया, वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसकी भी बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज समझ में आ गए। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दो टाइप का होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव में तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, दो
चीजों की, सॉरी, रिलेटिव में तो क्या करेंगे, दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे। एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट में क्या करेंगे, एयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट, दो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। सो इट इज यूज टू मेजर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट अकरिंग इन टू मीडिया। हमें पता है लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, तो मार्जिनल डिक्रीज होगा, कंसिडरेबली डिक्रीज होगा ग्लास या वाटर में। अब मान लीजिए एक मीडियम हमारा एयर है, दूसरा हमारा ग्लास है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन दैट इज एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू दैट इज ग्लास। तो V1 हमने एयर में मान लिया, V2 हमने इसमें मान लिया, ग्लास में मान लिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मेजर कर रहे हैं हम, मीडियम टू का, ग्लास टू का, तो वो पहले आएगा, जिसका कंपेयर कर रहे हैं वो पहले आएगा, जिसके साथ कर रहे हैं वो बाद में आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। तो ये देखो, अब ये वन टू क्यों कर दिया जी, अभी तो आपने सर वन टू वन किया था, अभी आपने क्या कर दिया, वन टू कर दिया। अब हमें किसका पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो सीधी सी बात है, जिसका करना है, जिसके कंपैरिजन में करना है, तो V2 अपॉन V1 हो गया। यहाँ पे क्या था, V1 अपॉन V2 था। बात समझ में आ गई? तो एयर और मीडियम ग्लास का कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों समझ में आ गए। रिलेटिव में तो कंपैरिजन है दो मीडियम का, और एब्सोल्यूट में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, उसके साथ कंपेयर करना है, तो C अपॉन V हो जाएगा। अगर दोनों मीडियम अलग अलग है तो V1 अपॉन V2 हो जाएगा, या V2 अपॉन V1 हो जाएगा। अब ये कुछ वैल्यूज आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दी हुई है। द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वाटर का है 1.33, क्राउन ग्लास का 1.52। तो एबिलिटी है किसी भी मीडियम की टू रिफ्लेक्ट लाइट, उसको ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में मेजर करते हैं, ना कि मास डेंसिटी के। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, उसका जो मास डेंसिटी है वो ज्यादा हो सकती है। केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, लेकिन मास डेंसिटी वाटर से इसकी कम होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब देखो, टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, वो डिपेंड करेगा ऑप्टिकल डेंसिटी पे। रेयर और डेंसर दो वर्ड है। रेयर का मतलब, जो रेयर कहते हैं ना, जो कभी कभार मिलता है, मतलब दूर, कि अगर पार्टिकल के हिसाब से हम उसकी बात करें तो ये दूर दूर हो गए। डेंस का मतलब क्लोज टू ईच अदर, मतलब सॉलिड डेंस होता है, लिक्विड उससे कम डेंसर है, और गैसेस रेयर होती है। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर से मतलब है, या ऑप्टिकली डेंसर। लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा वो डेंसर होगा, स्मॉल या लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा वो ऑप्टिकली रेयर होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट हायर होगी रेयर मीडियम में, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स कम है, तो डिफ्लेक्शन कम होगा। इसलिए अगर लाइट रे ट्रेवल करे रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में, तो वहां पे तो पार्टिकल के बीच में गैप था, लेकिन जब अंदर आया तो डेंस हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई लिक्विड से और सॉलिड में आ गया है, एयर से सॉलिड में आ गया, तो पार्टिकल सॉलिड में आते उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना, वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, किसकी तरफ जाएगी, जब लाइट की स्पीड कम होगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब उल्टा होगा कि डेंसर से रेयर में जाएगी, भाई आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे थे और एकदम से खुली जगह पे आ गए, तो आपको ज्यादा स्पेस मिल गया, तो आप दूर चले गए ना, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में अवे, रेयर से डेंसर में टुवार्ड्स। बात समझ में आ गई? चलो अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके दो सरफेस हो, वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। ठीक है, यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज है।
तो या स्पेक्टिकल्स में या मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं या जो वॉच मेकर्स के पास होते हैं, वो सारे लेंसेज के एग्जांपल्स हैं। अगर लेंस में सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस हो, तो दूसरा कैसा होगा? प्लेन होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? एक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो है। ठीक है। अब देखो, तो हम बात कर रहे हैं दो वाले की, ए लेंस विद टू स्फेरिकल सरफेसेस, तो इसका मतलब वो डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया। थिक होगा मिडिल में, थिन होगा एजेस पे, ये कन्वर्जिंग होगा। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, देखो यहाँ उल्टा है। ठीक है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। कॉनकेव, कॉनकेव के केस में क्या हो जाएगा? थिक एट एजेस, देखो यहाँ पे, एंड थिन एट सेंटर। डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। उल्टा हो गया मामला, कोई बात नहीं, हमें तो चीजें समझना है। तो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, तो दो ही फोकस होंगे, दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, तो हम दोनों लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स लेंस है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो दो पार्ट बनाएंगे स्फेयर के। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो हो जाएंगे, C1 एंड C2, एज यू कैन सी हियर, C1 एंड C2, एक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सॉरी, एक लेंस के राइट साइड में, एक लेंस के लेफ्ट साइड में। वो इमेजिनरी लाइन जो पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम रहेगा। फोकस भी यहाँ पे दो हो गए, है ना। सेंट्रल पॉइंट अब क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा अब? ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। थोड़ी सी चीजें अलग हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब ये नया वर्ड आ गया, अपर्चर। डायमीटर को आप अपर्चर कह सकते हैं। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, अपर्चर। थिन लेंसेज स्मॉल अपर्चर। अगर ऐसा लेंस है जिसका अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है, ठीक है, तो और दो सेंटर है कर्वेचर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये जब आप रे डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। ये एक्टिविटी हमने पहले भी की है लेंस के केस में, है ना। कन्वर्जिंग लेंस का हमने दिखाया था। चलिए, जब बहुत सारी लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्वेक्स क्या है? कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स क्या है? कन्वर्जिंग। कॉनकेव क्या है? डाइवर्जिंग। डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी पैरेलल रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, अंडरगोज रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, और फिर हो गया कन्वर्जन, कन्वर्जिंग। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ये रियल है, रियल इमेज बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है मेरे बच्चों? फोकल लेंथ कहलाएगी। यहाँ पे डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, लेकिन तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है, ये देखिए बाहर निकल गई। अब देखो, अगर पैरेलल रेज पास हो रही है अपोजिट सरफेस के लेंस के, तो दूसरा प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएंगे? F1 एंड F2। देखो, कंफ्यूज मत होना, फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखा जाएगा। F1 कैपिटल एंड F2 क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। ये सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये एक जो लेफ्ट साइड में होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा,
वो क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। जो राइट साइड में होगा वो क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेम इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो। और फोकल लेंथ मैंने बता दिया, फोकल लेंथ इस केस में क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, तो ये फोकल लेंथ F1 होगी। अब प्रिंसिपल फोकस आ गया राइट साइड में, तो F2 फोकल लेंथ ये होगी। फोकल लेंथ स्मॉल लेटर से और प्रिंसिपल फोकस कैपिटल लेटर से लिखी जाएगी। अब देखो वही 2 मिनट में सारा काम हो जाएगा, 2 मिनट में। पहले टेबल देखो, वैसे ही जैसे हमने पहले देखी थी, इन्फिनिटी पे तो F2 पे, वहां पे फोकस पे बन रहा था, F1 था। देखो साइज बढ़ता जाएगा, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, सेम, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, और फिर एक चेंज। इन्फिनिटी पे है तो F2 पे, ठीक है। यहाँ पे F1 पे है तो इन्फिनिटी पे। बियॉन्ड टू F1 है तो बिटवीन F2 एंड 2F, बिटवीन F1 एंड 2F तो बियॉन्ड F2। सी F2 F2, बात खत्म। ये एक याद रखना। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सिर्फ यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसे होगा सर, ऐसे होगा सर, पहले आप ये देख लो। बर्निंग के लिए कॉन्वेक्स यूज करते हैं, अगर आपके पास की नजर कमजोर है तो भी कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, लाइक में। अब सारे केस देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, पता नहीं है जी, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। कन्वर्ज हुई लाइट रेज कहाँ पे हुई, राइट साइड में हुई। राइट साइड का जो फोकस होता है उसको क्या कहते हैं, सॉरी, राइट साइड का जो फोकस होता है उसको क्या कहते हैं, F2। प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ पे बनी, F2 पे। कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई। 2F2, F1 F2 अभी भूल जाओ, ठीक है। अब क्या है जी, बियॉन्ड सी, मतलब पास में आ गई थोड़ी सी इमेज। कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट पास में आ गया, तो देखो अब पोजीशन कहाँ जाएगी, ये पोल से दूर होगा, तो राइट साइड में बन रही है। रियल और इन्वर्टेड कहाँ कहाँ पे है, बिटवीन बिटवीन F2 एंड C2, बिटवीन C एंड F बनती है, बिटवीन C एंड F बनती है। C तो हो गया, क्योंकि राइट साइड में तो C2 प्रिंसिपल फोकस, राइट साइड में तो F2, तो C और F के बीच में बन गया, और डिमिनिश्ड है। सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा, क्योंकि दो सरफेसेस हैं तो F 2 बार है, C 2 बार है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज है, तो इधर U है इधर V है, सीधी सी बात। तीसरा केस, थर्ड वन, एट सी, कोई डेविएशन नहीं, वापस उसी पाथ से, जिधर से आया उधर से गया, मैं इधर आया मैं उधर गया, ये हो गया काम। एट सी, C2 सॉरी, ठीक है। C1 से आया C2, सेम साइज। नेक्स्ट चलो, बिटवीन F1 एंड C1, F और C है, एग्जैक्टली F और C है, ये F और C ही तो है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में तो C1, यार ये थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे C1, ठीक है। और F1, आप देखिए वही कंडीशन, पास आता जा रहा है टुवर्ड्स पोल, यहाँ पे है, तो एन लार्ज इमेज बनेगी, बिग साइज, बिटवीन बियॉन्ड सी, रियल और इन्वर्टेड। फिफ्थ केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, एट F1, तो इन्फिनिटी पे उल्टा हो गया, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ पे है। एंड लास्टली ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिटवीन लेंस एंड F1, मतलब लेंस का मतलब पोल एंड F, तो मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब लेफ्ट साइड में ही बनेगी, अब यहाँ नहीं बन रही। तो ये 6 केसेस थे, बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में आप समराइज कर लोगे। इसी तरह हम कॉनकेव के लिए यूज कर सकते हैं, कि कैंडल की एक्टिविटी आप करके देखिए। बर्निंग कैंडल को एक कॉनकेव लेंस के पास लेके जाइए एक साइड में, और ये सारी ऑब्जर्वेशन आप जितना दूर लेके जाओगे इमेज छोटी होती चली जाएगी। यहाँ सिर्फ 2 केसेस है, इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। एट F1 वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, पॉइंट साइज एंड डिमिनिश्ड। तो कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, चाहे इमेज की, सॉरी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे कुछ भी हो।
ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो, दो केसेस है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगी F1, वर्चुअल इंटरैक्ट पॉइंट साइज, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी है यहाँ पे इसके बीच में, ठीक है, तो स्मॉल साइज बनेगी वर्चुअल इंटरैक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दो केसेस इसके। रे डायग्राम वही रूल्स, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स में फोकस के थ्रू पास होगी, कॉन्वेक्स में भी फोकस के थ्रू पास होगी, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगा, ये सी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ऑप्टिकल सेंटर सॉरी ऑप्टिकल सेंटर में से हो जाएगी तो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। वही केसेस हैं, साइन कन्वेंशन सेम, रूल अप्लाइड सेम, सिर्फ क्या है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव बताओ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्यों पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में कॉनकेव की नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम है। लेंस फॉर्मूला वहां पे पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। स्फेरिकल लेंसेज वही रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ये वहां पे पॉजिटिव होता है, मिरर के केस में यहाँ पे नेगेटिव है। ये भी सारे के सारे एक सिचुएशंस में स्फेरिकल लेंसेज के लिए वैलिड है। मैग्निफिकेशन भी सेम, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू इमेज डिस्टेंस सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इफ बट नहीं, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, ये किस पे डिपेंड करेगा, फोकल लेंथ पे, है ना। इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ जिसकी है वो बैंड करेगा लाइट रेज का थ्रू लार्ज एंगल्स एंड ऑप्टिकल सेंटर के पास फोकस करेगा, उनको कन्वर्ज करेगा। कॉनकेव लेंस ही है लेकिन वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, हाई डाइवर्जेंस हो जाएगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, SI यूनिट डायप्टर, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। पावर कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, अलग अलग टाइप है। P is equal to 1/f। अब मान लो ऐसा लिखा लिखा है, अब आप जाते हो डॉक्टर के पास आई चेकअप के लिए, तो लेंस उसने बता दिया पावर है जी आपकी +2D, ठीक है, तो लेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। पावर बता दी -2.5D, मतलब लेंस क्या है, कॉनकेव। अगर पावर नेट पावर निकालनी हो, जितने भी आपके पावर्स हैं उनको कंबाइन कर दीजिए, P1 + P2 + P3 जितने भी हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग पावर्स, ठीक है, उनको आप कंबाइन कर देंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बच्चों, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट, कोई समस्या। चलिए, अब इनको यूज कहाँ कर सकते हैं, आई टेस्टिंग के टाइम पे जो ऑप्टिशियन होता है वो बहुत अलग अलग टाइप के लेंसेज आपके आंख के सामने रखे, है ना, कि वो एग्जैक्टली पता लगा पाए। तो अब मान लो दो लेंस है, एक +2D का है, दूसरा 0.25D का है, तो उसकी टोटल पावर क्या हो गई, 2.25D। तो सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है टू डिजाइन लेंस सिस्टम टू मिनिमाइज डिफेक्ट्स इन इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल लेंस। वो ये सिस्टम कैमरा में भी यूज होता है, माइक्रोस्कोप्स में भी यूज होता है और टेलीस्कोप्स में भी यूज होता है। तो दिस इज योर वेरी ट्रिकी चैप्टर, जिससे आप बहुत डरते हो, सिंपली वे में आपके लिए क्लियर कर दिया विद इन 1 आवर। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन के कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह पूछना है, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है बच्चों में, बायोनीति और सारे नोट्स PDF फॉर्म में आप कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लोगे। अपने फ्रेंड के साथ अगर 30 डे चैलेंज नहीं शेयर किया है तो अभी शेयर कर दो। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए एंड कीप स्टडिंग।